हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो बिना टाइम ख़राब किए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत ध्रुवागुण की परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ध्रुवागुण क्या होता है? विद्युत ध्रुव के किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुवागुण कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। एकल बिंदु आयस्करण समविभव पृष्ठ कीजिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंट सरफेस फॉर ए सिंगल चार्ज। तो आपको क्या करना है, एक सिंगल चार्ज बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बना लो आप, और उसकी वजह से आपको इक्विपोटेंट सरफेस बनाना है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बना दीजिएगा और फिर एक इस तरह से गोला बना दीजिए। यही आपका इक्विपोटेंट सरफेस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। यहाँ आपको सर्किट दिया गया है, इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट। रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R = डेल्टा V बाई डेल्टा I। डेल्टा V आप कहीं से भी ले सकते हो। मान लो हमने टोटल इस पूरे ग्राफ के लिए ले लेते हैं, तो डेल्टा V हो गया 0 से 8, तो 8 - 0, तो V कितनी हो जाएगी हमारे पास? V एम्पेयर में दे रखी है, पॉइंट में दे रखी है, तो 0.4 और इनिशियल में कितनी थी? 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 80/4। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ आंसर आ रहा अपना 20 Ω, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, एक आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में V वेक्टर से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है बच्चों, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है। Q V एंड B sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और पाथ होगा कैसा? सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास वो है, आई थिंक मैं ज़्यादा निकल गया शायद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? व्हाट इज द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको अच्छी तरह से पता ही है कि जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज की टाइम रेट के बराबर होता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन = d∅b/dt। ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, फेराडे ने ओनली मैग्नीट्यूड की बात करी थी। बाकी जैसे ही लेंज एंटर हो जाता है तो यहाँ माइनस साइन भी आ जाता है। तो ये आपका फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वोल्ट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो स्रोत की शिखर वोल्टता क्या होगी? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 220 वोल्ट जो दिया गया ना वो एक्चुअल में RMS वैल्यू होती है, और यहाँ बोला गया स्रोत की शिखर वोल्टता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 220 वोल्ट जो है RMS वैल्यू है, तो आपकी जो पीक वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी 220 को आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। रिमोट नियंत्रणों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर स्विचेज। आपको पता है कौन सी होती है? इंफ्रारेड अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। आराम से लिख के आना है बढ़िया तरीके से। एक अवतल दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी जो होती है, फोकल लेंथ, वो होती है R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास में 40 है, तो विद साइन हम -40/2 लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने का दिया है वो सिलेबस में नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस साल के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइट स्टेट। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को दिया गया है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइट स्टेट हो गई, और ये सेकंड एक्साइट स्टेट हो गई। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वाली में होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एंड अगेन होती है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आता है बच्चों 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि वो जो हाइड्रोजन है उसको ग्राउंड स्टेट से अगर सेकेंड स्टेट में लेके जाना है तो अपनी एनसीईआरटी में वो एनर्जी लेवल वाला डायग्राम भी बन रखा है और वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप अप्रोक्सीमेट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी करके आ सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइज तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धारा घनत्व। राइट द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है I इक्वल्स टू J/A। तो यूनिट हमारे पास आ जाएगी करंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, J इक्वल्स टू I/A। तो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I/A हो गया, तो यूनिट हो गई एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो करती है प्रति एकांक क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसके ऐसे नोट होती है एम्पियर डिवाइड में मीटर स्क्वायर। स्थायी चुंबक बनाने के लिए ये सिलेबस में है नहीं, बाकी आपको पेरा डाया फेरो अच्छे से करना है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। एक प्रत्यावर्त धारा जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत भाग बल का सूत्र याद किया। आपको AC जनरेटर का डायग्राम अच्छे से बनाना है और उसको घुमाने पे जो आपका फॉर्मूला है NAB ओमेगा, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा अपना sin ओमेगा t, जहाँ पे ये NB ओमेगा क्या होता है? मैक्सिमम EMF, अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी ये आपका जो इंस्टेंट EMF है, ताक्षणिक विद्युत वाहक बल है, ये सूत्र आपको आना चाहिए। डेरिवेशन है सिंपल सा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना सेल्फ इंडक्टेंस वाला। सेल्फ इंडक्टेंस में जो आपको पता है कि जो कोयल होती है उसमें जब करंट फ्लो होती है वो टाइम के साथ बदलती है, तो उसी कोयल में एक बैक EMF इंड्यूस होता है, मतलब एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो उसी का फॉर्मूला अपने को याद भी है, वो उस फॉर्मूले की वैल्यू होती है एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस का L di/dt। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आपका वोल्टेज 100 है और जो L है वो अपने को कैलकुलेट करना है। करंट 5 एम्पीयर से 0 हो गई, तो 0 माइनस 5 और कितने समय में? 0.15। अगर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं तो यह आ गया 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.15 और उधर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू L। अगर 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई कर तो 15 आ गया, ये हो गया 5L। तो बच्चों L की वैल्यू आ रही है 3 हेनरी। राइट, कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक बार देख लेना। बाकी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सही है। वो 0.15 था, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो ये 15 और उधर हो गया वहाँ पे 5 इंटू L, तो बिल्कुल सही है। तो 3 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? और आवेशी संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए। एम्पीयर मैक्सवेल के नियम को लिखिए। एम्पीयर मैक्सवेल नियम आपको पता ही है ना, जो लास्ट बार हमने लिख रखा है कि एम्पीयर ने क्या कहा था? B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू आता था म्यू नोट समेसन I का मतलब था केवल वहाँ पे चालन धारा, कंडक्शन करंट, लेकिन यहाँ पे एक विस्थापन धारा और ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा IC प्लस ID, और वो ID का फॉर्मूला आपको बच्चों आना चाहिए। तो वो जो विस्थापन धारा है उसका फॉर्मूला यहाँ पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट d/E/dt, जिसको आराम से इजीली हम डेराइव कर सकते हैं कैपेसिटर की हेल्प से। चार्ज जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ से ये विस्थापन धारा निकल के आ जाएगी। तो विस्थापन धारा किसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेज की वजह से प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन वो आपका ब्रूस्टर लॉ पे है, ये हटा हुआ इस साल के लिए अपने सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो वर्क फंक्शन का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कार्यफलन फाई नोट इक्वल्स टू होता है H न्यू नोट,
और आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है जो कि ये रही, लेकिन वर्क फंक्शन बच्चों आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है। तो हम h की वैल्यू सबसे पहले 6.62 इंटू 10⁻⁻34, न्यू की वैल्यू 5.16 इंटू 10⁻14 रख देंगे। अब जैसे ही आंसर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड भी करेंगे। बस इसको यहाँ पे सोल्व करना है और वो जो आंसर रहेगा वो आपका वर्क फंक्शन का कार्यफलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं इधर। ये 18 वाला हो गया, उसके बाद में ये हमारा 19 वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई। 19 वाला क्वेश्चन ये अपना हो ही गया वर्क फंक्शन वाला सीजीएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फिनोमेनन उसके अंदर जो आपका एमिटर प्लेट होती है और एक कलेक्टर प्लेट होती है, तो आपको कलेक्टर प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाना, मिनिमम नेगेटिव, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम इसको लिख के कैसे आएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में संग्राहक पट्टिका पर उत्सर्जक पट्टिका की तुलना में आरोपित वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट कलेक्टर प्लेट एज कंपेयर टू या विद रेस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक समान आवर्ती में भिन्न तीव्रता के दो आपतित विकिरणों के प्रकाश विद्युत धारा का विभव के साथ आलेख खींचिए। तो बच्चों ये ग्राफ भी आपको आता होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट, और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो आपकी करंट है बच्चों वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। इधर लिख देना आप एनोड पोटेंशियल, यहाँ आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये हो जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, लाइमन सीरीज वगैरह, लेकिन बोर के क्वांटीकरण का जो द्वितीय विग्रहित है, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट वो आपका आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसके अथवा में क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आपके सिलेबस से हटा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो, इस साल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, किरचॉफ का यहाँ फर्स्ट लॉ पूछा गया जिसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन या संधि का नियम भी कहते हैं। और ये 12 रेजिस्टेंस वाला जो आपका न्यूमेरिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका फाइनल आंसर आता है 5/6 इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हर ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 5/6 इंटू 2 5/3 ओम। इसको कंप्लीट करना है, दो मार्क्स का है, तो पूरा वो KVL लगा के, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लगा के ये 5/6 लाना आपके बुक में दे रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हटा हुआ है, ये टॉपिक हटा हुआ है, इसको बिल्कुल आपको करके जाना है। बोर मॉडल की कोई दो ही कमियाँ अपने सिलेबस में हैं। एक तो ये है एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, और ये है जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपका होता है डिस्क्रीट, ठीक है। इसके अनुसार सतत होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम था वो कैसा था, विविक्त था, ठीक है। रेखिल, जिसे हम रेखिल भी कहते हैं, रेखिल स्पेक्ट्रम। फिर अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका एक न्यूमेरिकल और साथ में अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी अधिक श्रेष्ठ क्यों है। वाई द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सुपीरियर या बेटर इन कंपेरिजन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये भी अपने एनसीईआरटी में, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में अपने मिरर्स यूज होते हैं तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर्स यूज होते हैं उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट देना ईजी है, बट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बड़े बड़े लेंस यूज होते हैं जिन्हें उनके रिम के सहारे सपोर्ट देना ईजी नहीं है। आपका जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसको हम कैसग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं ना, उसमें जो इमेज बनती है वो मोर ब्राइट बनती है, बट रिफ्रैक्टिव में अच्छी नहीं बनती है। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में स्पेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपतन की समस्या पाई जाती है, जबकि रिफ्लेक्टिंग
परावर्ती दूरदर्शी में समस्या नहीं पाई जाती है। फिर आपके न्यूमेरिकल एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित करने के लिए नेत्रिका और के बीच की दूरी 18। ये वही है जो आपके बुक में है, फाइनल इमेज इन्फाइनाइट बननी चाहिए। तो जो आपको आवर्धन क्षमता दे रखी है मैग्निफिकेशन, वो m इक्वल टू बच्चों होता है F0/Fe, वो हमें 8 दे रखा है। और जो लेंथ ट्यूब लेंथ है F0 प्लस Fe, वो आपको दे रखी है बच्चों यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो अब दोनों लेंसों की फोकल लेंथ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है, दो इक्वेशन को सोल्व करना आपको अच्छे से आता है। अगला क्वेश्चन आपको दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए, एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर दीजिए। दो वायर्स होते हैं तो उनके बीच लगने वाला पर लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स होता है μ0 I/2 होता है, और वहीं से एक एम्पीयर की डेफिनेशन भी आती है। किस कंडीशन में फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कौन सी कंडीशन में फोर्स रिपल्सिव होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन फ्लो होती है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आगे आपका चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, अपेक्षिक, इनमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है, और चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करना है। तो ये डेरिवेशन आपको पता ही है, लास्ट में जाके अपने पास आता है μr इक्वल्स टू 1 + ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, वो होता है μ0 H + m के बराबर, ठीक है। और B/μ0 को हम क्या कर देते हैं, या B की जगह हम क्या ले सकते हैं, B की जगह हम ले सकते हैं μ/H, ठीक है, या वहाँ से H भी कॉमन ले सकते हो आप। थोड़ा सा मैं वापस सही कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा μ/H। यहाँ से हमारा जैसे H कॉमन आता है तो यह हो जाएगा 1 + m, ये आपका H कैंसिल हो गया, तो μ/μ0 इक्वल्स टू आ गया 1 + m। इस तरह से अपना डेरिवेशन आगे बढ़ता चला जाता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये डिफाइन करती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप कितना क्विकली, कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो, या बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। चुंबकन तथा चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रेशियो को ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फिर गॉस लॉ से आपका स्पेरिकल जो है स्पेयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस मैक्सिमम होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका KQ/r होगा। और गॉस का नियम क्या है, तो गॉस का नियम आपको पता ही है। सिंपल हम क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिनके चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विभव, और उसके कारण ग्राफ खींच दीजिए। तो ग्राफ तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला है पता है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है, विद्युत विभव आता है बच्चों, वो आता है KQ/r। तो ग्राफ बन जाएगा अपना कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर r आ जाएगा, इधर हमारा v आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, राइट। और ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट जो पिछले साल भी 2025 में आ चुका है। फिर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, इसकी कुल आवर्धन सूत्र उत्पन्न कीजिए, और प्रतिबिंब बनाने का जो किरण चित्र आरेख है वो तो आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल के लिए फिर से इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस किसे कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो प्राप्त करने की जो शर्तें हैं, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, और डेस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण में 2n + 1 λ/2 होता है। इंटरफेरेंस में आपकी दो कोहेरेंट वेव होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, वो किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन जाके जब सुपर इम्पोज करती है, परस्पर मिलती है, तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसकी इंटेंसिटी कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम होगी, कहीं पे तीव्रता अधिकतम कहीं पे तीव्रता न्यूनतम होती है। बाकी ये श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हो तो फ्रिंजे बनेगी लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होगा। फ्रिंज किस तरह से बनेगी, जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज है वो तो वाइट ही बनेगी, और बाकी जो हायर ऑर्डर वाली जो उच्च क्रम की फ्रिंज हैं वह रंगीन बनेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
वो है यहाँ पे दिष्ट करण किसे कहते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का वो डायग्राम बना के बिल्कुल बेसिक्स आपको पता ही है। अपद्रव्य अर्धचालक जिनको हम एक्सट्रिंसिक या अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त करेंगे, जो आपके नेज अर्धचालक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनमें अगर हम इम्प्योरिटी मिला दें तो ऑब्टेन जो आपके सेमीकंडक्टर जो प्राप्त अर्धचालक उन्हें हम अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। फिर है पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो प्रक्रियाएं, दो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। फिर उसके बाद एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बुक में नहीं है लेकिन इसको आराम से इजीली किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों वो होता है आपका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो जो आपकी जंक्शन होती है वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है और उसकी जो थिकनेस है जिसको हम क्या बोलते हैं अवक्षय परत की मोटाई भी कहते हैं, वो यही है डी। तो वोल्टेज तो हो गया बच्चों 0.7 और जो डिस्टेंस है वो 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। तो 0.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, या हम कह सकते हैं 7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इस ऑर्डर का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डेवलप होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नहीं है, बस ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये मैंने एक पेपर उठाया जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो इनमें से 100% 4-5 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे।